नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और क्या हो चुका है सिलेबस? अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग पोर्शन का, तो अकाउंटिंग पोर्शन को और विस्तार दे दिया गया, उसका सिलेबस और एलेबरेट कर दिया गया है। जैसा पहले एग्जाम्स में रहता था उससे डबल कर दिया है। तो अकाउंटिंग का 35 मार्क्स है, उसके बाद ऑडिटिंग का भी 35 मार्क्स है। ऑडिटिंग भी 35 मार्क्स है। 15 मार्क्स का बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ग्रुपिंग बोल सकते हो, और एक इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स का। ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब ऑडिट में पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 35 मार्क्स का है। सबसे हार्ड अगर मैं बोलूँ कोई पोर्शन, तो आप मैनेजमेंट ले सकते हो। इतना डीप में इसमें सहकारिता अधिनियम भी डाल दिया, कंपनीज एक्ट भी डाल दिया। अगर आप उसको ईमानदारी से पढ़े तो बहुत बड़ा सिलेबस, और मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 15। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट हो, इजी टारगेट हो, उसको हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो ऑडिट वाला टॉपिक उनमें से एक है। 1 मई से लाइव होने जा रहा है भैया। 1 मई से लाइव क्लासेस चलेंगी 4 से 6 बजे शाम में। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। ये लाइव बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करके भी डालूंगा, और कुछ लाइव भी चलेंगे। अब एग्जाम तक चलेगा 4 से 6। ठीक है, तो जुड़ जाएं, जल्द से जल्द जुड़े, है ना। फीस 5,000 से कम करके सिर्फ 2900 रुपये रखा गया है फुल कोर्स को, तो उसको आप ध्यान दें। चलिए, ऑडिट ऑडिट नोटबुक रिकॉर्ड्स। देखो, ऑडिट नोटबुक को ना ऑडिट डायरी भी बोलाता है। ऑडिट डायरी भी बोलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोर्ट एविडेंस के रूप में भी काम आ जाता है। कोर्ट एविडेंस के रूप में भी काम आता है। क्या होता है ऑडिट डायरी, ऑडिट नोटबुक? तो ये वो नोटबुक है, समझ लो एक वर्कबुक है, जिसमें ऑडिटर अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने क्वेरीज को, ठीक है, अपने जो भी कैलकुलेशन है, ठीक, अपने कुछ डाउट्स है, वो सब को ऑडिटर इसमें नोट डाउन करता है। ये फ्यूचर रेफरेंस के भी काम आता है। किसके? फ्यूचर रेफरेंस के भी काम आता है। तो ऑडिट नोटबुक रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, इसको ऑडिट डायरी भी बोलते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है, रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। और इसको ऑडिट डायरी के साथ साथ क्या बोले उसमें, ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट, ये सब चीज, क्वेरीज, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब नोट डाउन करता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, देखो दो टाइप का ऑडिट अगर हम अंदर बाहर से ऐसे देखें तो इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, है ना। एक्सटर्नल ऑडिट अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूं तो वो भाई किसी सीए के द्वारा किया जाएगा, उसके लिए अलग से एक लॉ होगा, है ना। लॉ के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट कंपनी अपने इंप्लॉयज से करवा सकती है, अंदर चेक करने की भाई कि कोई भी दिक्कत ना आए, कोई त्रुटि ना हो अकाउंटिंग में, तो इंटरनल ऑडिट कराया जा सकता है। तो आंतरिक ऑडिट किसके द्वारा कराया जाता है? इंप्लॉयज के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड बाई। ध्यान रखना, अगर मैं दो टाइप के ऑडिट की बात करूं, एक मेनली स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, और दूसरा है इंटरनल ऑडिट। एक स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, एक इंटरनल ऑडिट हो गया। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? लॉ। और इसको चाहे तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। तो ये स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड बाई, तो ध्यान रखना, अब ये ऑडिट की बात कर रहे हैं तो हम लॉ एंड एग्रीमेंट लेंगे ना, लॉ डिसाइड करेगा लॉ और एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, वो जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, कर सकता है, कौन सा? वो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिट। ठीक, विच इज नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर या प्रक्रिया नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ये याद रखेंगे, PER, पी से प्लानिंग, ई से एग्जीक्यूशन, और आर से रिपोर्ट यानी रिपोर्टिंग। ये तीनों जो है वो ऑडिट प्रोसीजर में काउंट होता है। ये ऑडिट प्रोसीजर है। क्या है ये? ऑडिट प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से संबंधित है। इनमें से कौन सा ऑडिट प्रक्रिया नहीं है, वही पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग। मैं बता दूं, थोड़ा सा भी आप चूक नहीं कर सकते। ये पोस्ट जो है, खुद देखो, ये यूजीसी नेट वगैरह का भी सिलेबस डाल दिया, समझ लो। और लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। मैं नेट क्लियर हूँ, नेट कॉमर्स वाले फील्ड में क्लियर किया हुआ हूँ पहले अटेम्प्ट में ही। ये इससे पहले ऑडिटर का एग्जाम था, फर्स्ट रैंक है, तो मेरे पर बिलीव करके आप चल सकते हो। मैं जितना कंटेंट पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, वो काफी रहेगा। ठीक है, और यही कोर्स अवेलेबल हो रहा है, सहकारिता उप अंकेक्षक का फुल कोर्स है। मैं यही प्रीफर करूंगा आपको, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये फुल कोर्स है, 5,000 का डिस्काउंट करके 2900 रुपये में मिल रहा है। ये शुरू के कुछ बच्चों के लिए रहेगा, इसको आप लाभ ले ले, है ना। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है। देखो, 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट
के 5-5 टेस्ट यानी कि 20 टेस्ट वो मिल जाएंगे और उसके बाद 5 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप याद ध्यान रखिए, वो बहुत काम आने वाला है। तो लगभग वो समझ लो 1500 MCQs हैं, 1500 बहुत काम का हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये एप्लीकेशन कोर्स परचेस करने के लिए योगेन साहब क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, है ना, और या तो इस हेल्पलाइन नंबर 87701236 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, बाकी ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, उचित आश्वासन। देखो कोई भी इंटरनल कंट्रोल करो, इंटरनल चेक करो, ये 100% गारंटी नहीं दे सकता कि भाई सारी चीजें सही हो। क्यों? ह्यूमन एरर पॉसिबल है। ठीक है, टू एयर इज ह्यूमन, बोलते हैं ना, गलती करना इंसान की फितरत है। तो भाई कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता। इंटरनल कंट्रोल केवल एक रीजनेबल एश्योरेंस है ना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ह्यूमन एरर पॉसिबल है और पूरी तरीके से फ्रॉड को रोक पाना भी मुश्किल है। ठीक है, चलो वाउचिंग मीन्स, वाउचिंग का मतलब होता है वाउचर्स को चेक करना। वाउचिंग का क्या मतलब होता है? वाउचर्स को चेक करना। बोले सर कैसे चेक करेंगे? तो ये वाउचिंग में जितने भी एंट्रीज होते हैं तो उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। बोले सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या? अरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब जैसे मैं बाइक खरीद के लेके आया, भाई कैसे क्या प्रूफ है वो बाइक में कहीं खरीद के आया, तो उसका कोई वाउचर होगा, बिल होगा, इनवॉइस होगा, है ना। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे इनवॉइस है, जैसे बिल है, ये सबसे वेरीफाई किया जाता है। तो जो भी एंट्रीज हैं उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाता है। तो वाउचिंग का मीन मतलब है चेकिंग वाउचर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मोस्ट रिलायबल वाउचर इज एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर भाई समझ के देखना। अब मैं कुछ अपना बिल बना दूं, मेरे पास भी बिल बनाने का अधिकार है, मैं कुछ अपना बिल बना दूं फर्जी कुछ भी, कौन देखने आने वाला है? तो सबसे रिलायबल वैल्यू वाउचर कौन सा है? एक्सटर्नल वाउचर होता है। जैसे एग्जांपल सप्लायर का कोई इनवॉइस हो गया, सप्लायर का इनवॉइस, ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय होगा क्योंकि एक आउटसाइड सोर्स है। क्या है? आउटसाइड सोर्स। ठीक है, ये थोड़ा कम रिलायबल रहता है, लेस रिलायबल है। कौन सा? इंटरनल वाउचर। ठीक है, चलिए ओरल वगैरह तो और कुछ नहीं। कैश सेल्स वेरीफाइड बाय, ध्यान रखना कैश सेल को कैश मेमो से वेरीफाई किया जाता है। जो कैश मेमो है ये प्रूफ का काम करता है, ये प्रूफ है। ठीक है, ध्यान रखना कैश मेमो क्या है? कैश सेल्स जो हुआ है उसका प्रूफ होता है कैश मेमो। ठीक है, इसलिए ऑडिटर इसको वेरीफाई करता है। इनवॉइस ध्यान रखना ये क्रेडिट सेल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्रेडिट सेल्स के लिए। बहुत सारे बच्चे इसलिए घबरा रहे थे सर ये नया सिलेबस हो गया। अरे सबके लिए नया है। बोले सर कोई पहले से MBA कर रहा होगा, CA, अरे वो एक अलग लेवल, ये अलग लेवल है कंपटीशन के फील्ड का भाई। कोई CA कोई CS वगैरह नहीं, सब यहाँ एक तराजू में तोले जाएंगे। 2 महीने काफी है किसी भी मात देने के लिए। कोई बड़ा मारती आ जाए, 2 महीने काफी है मात देने के लिए। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। ऐसे ऐसे पैटर्न पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता MCQs पे। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते चलना बस, है ना। चलो वेरिफिकेशन एंश्योर, वेरिफिकेशन देखो एक होता है वैल्यूएशन, एक होता है वेरिफिकेशन। एक शब्द मिलेगा वेरिफिकेशन, एक होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसकी क्या वैल्यू है उसको चेक करना। जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसको चेक करना, उसके वैल्यू को चेक करना क्या कहलाता है? वैल्यूएशन कराता है। तो बोले सर वेरिफिकेशन क्या? तो वेरिफिकेशन का उद्देश्य ये है, ये चेक करना है कि एसेट जो है वास्तव में मौजूद है कि नहीं और वो कंपनी की है कि नहीं। मान के चलो भाई ऑडिट करने आए, मैं मशीनरी दिखा दिया, एक मशीनरी दिखा दिया 10 लाख रुपए का है और मैं खरीदा ही नहीं था, उसको खर्चा दिखा दिया, तो भाई उसको चेक करेंगे कि वाकई में वो बिल का दिखाओ भाई ये कंपनी की है कि नहीं, कहीं दूसरे से उधारी तो मांग के नहीं लेके आ गए। ठीक, चलो तो वेरिफिकेशन एग्जिस्टेंस और ओनरशिप चेक इंश्योर करता है और वैल्यूएशन का मतलब है वैल्यू डिटरमाइन करना। स्टॉक वैल्यूएशन इज एट, ध्यान रखना ऑप्शन सी, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ध्यान रखना स्टॉक वैल्यूएशन जो चाहे मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य जो है या उसका लागत जो भी कम हो उस पे वैल्यू किया जाता है स्टॉक को। और यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से यही करते हैं। ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच है। क्या है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच है। ठीक है, चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स, देखो एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। समझ लो मैं समझ लो स्टाफ लोगों को सैलरी दे रहा हूँ,
ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है भाई, 1 महीने काम किए, मेरे को कुछ अर्न करके दिए, मैं उनके बदले सैलरी दे दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं कोई मशीन लेके आ जाऊँ, मैं ये बोर्ड लेके आ गया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये धीरे धीरे मुझे लाभ देगा। तो ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट कौन देगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज चार्ज टू। ध्यान रखना, जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, चूंकि वो उसी साल से संबंधित होते हैं, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है। किस पे चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कि एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आंसर हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है, बैलेंस शीट में जाता है। कैश वेरिफिकेशन, ये मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास कैश है 1 लाख रुपए, कैसे वेरीफाई करोगे? बोल दूंगा मान लोगे? नहीं, काउंट करके देखोगे ना। तो कैश वेरिफिकेशन रिक्वायर्स फिजिकल काउंटिंग, तो ऑडिटर फिजिकल काउंटिंग करके कैश चेक करता है। गुडविल कैसा है? ख्याति, ये भाई एक ब्रांड वैल्यू है, समझ लो, नेम है, रेपुटेशन है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। कैसा है? इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि लाभांश, डिविडेंड के रूप में दिया जाए। किसको? शेयर होल्डर को। कौन होते हैं शेयर होल्डर? कंपनी के मालिक है शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, और ध्यान रखना ये डिविडेंड किस में से दिया जाता है? केवल और केवल प्रॉफिट से। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट से। प्रॉफिट होगा तभी तो उनको बांटेंगे भाई, लाभांश। लाभ कब बांटेंगे? जब लाभ होगा तब बांटेंगे। इसको कैपिटल से देना इलीगल है, ठीक है। डिविडेंड को हमेशा प्रॉफिट से ही दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, इन्वेस्टिगेशन। देखो ऑडिट की बात करें, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग है ना। देखना आपके सिलेबस में एक अलग से, इन्वेस्टिगेशन का अलग से टॉपिक है। तो ऑडिट जो है वो रूटीन चेकअप है, समझ लो क्या है? रूटीन चेकअप। इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, कि नजर आया कि भैया थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना सीआईडी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक पर्पस है कि फ्रॉड को रोकने के लिए, या कुछ और कोई मैनिपुलेशन कर दिया, कभी वैल्यूएशन हो रहा है, तो किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन किया सकता है। स्पेशल पर्पस है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव है। जैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? तो फ्रॉड हो गया, वैल्यूएशन करना है सब, तब किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन। मर्जर हो रहा है तो किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो 19वां क्वेश्चन देखते हो, कंटीजेंट लाइबिलिटी इज, कंटीजेंट लाइबिलिटी देखो पॉसिबल, संभावित होती है। आकस्मिक दायित्व, अरे अचानक से कोई कोर्ट केस हो गया, ये सब कंटीजेंसी है, अचानक से होने वाला, तो ये संभावना रहती है इसकी, है ना। और इसको बैलेंस शीट में शो करना होता है, बताना होता है। फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन इंक्लूड, ये ओनरशिप, हाँ भैया कौन उसका स्वामित्व रखता है, एग्जिस्ट है कि नहीं, उसका वैल्यूएशन क्या है, तो ये सभी चीज इंक्लूड करता है। फिक्स्ड एसेट को जांच करना, ये सब चीज, ओनरशिप चेक करेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, उसका वैल्यूएशन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, और मैं बता दूंगा ये मौका आप चूकने मत दीजिए। इस बार चूक गए भाई कॉमर्स वाले लोग जितने भी हैं, मैं बोल रहा हूँ इसमें पुराने नए सब एक बराबर हो गए, किसी को कोई लाभ नहीं है। जो भी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बहुत लाभ मिल जाएगा उसे पढ़े हुए हो तो। सब चीज़ कितना पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे देखना है, इतना बड़ा सिलेबस, वो सब टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब उसको पढ़ के चलना। और क्लासेस मोस्ट ऑफ द चीज़ बाइलिंगुअल रहेंगी, पूरी बाइलिंगुअल रहेंगी। हाँ, जो सहकारिता अधिनियम में पढ़ाऊंगा उसका झुकाव थोड़ा सा हिंदी तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हिंदी में समझ आता है, ठीक है। अकाउंट्स वाला थोड़ा सा झुकाव इंग्लिश, क्योंकि आप 11-12 भी पढ़े होंगे तो आपको सर लोग इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, कोई बुक भी देखे होंगे तो आप क्या इंग्लिश में ही एंट्री करते हो, है ना। समझिए बात, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको रोकड़ डेबिट ये सब तो नहीं लिखते। तो पूरा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। और टेस्ट सीरीज भी अभी से परचेस करके अभी दिलाते चले, अभी से सब आंसर रट डालें। इसमें टोटल कुल मिला के 20 सब्जेक्ट वाइज है, 20 × 50,000, तो ये क्वेश्चन हो गए। और 5 फुल लेंथ का 500, यानी कि 1500 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डल जाएगा पूरा। 1500 एमसीक्यू रट देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कैसा लगा सेशन ये जरूर बताएं।